पीयर रिव्यू, सिग्निफिकेंस, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर रिव्यू। दो भागों में बांटा है, एक ऑडिटर के लिए, एक सोसाइटी के लिए। ऑडिटर के लिए ओल्ड वर्क के लिए फर्स्ट राउंड डिफाइन, न्यू वर्क के लिए स्टैंप ऑफ अप्रूवल, रेगुलर ऑडिट वर्क डिस्टर्ब नहीं होगा और ऑडिट वर्क का आराम से पीयर रिव्यू हो सकता है। अब सोसाइटी की बात करते हैं, तो ऑडिटर को जो करना चाहिए उसकी जो एक्सपेक्टेशन है और जो ऑडिटर करता है, इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो अगर सोसाइटी को पता चलेगा कि इसका पीयर रिव्यू हो रखा है तो उनको पता चलेगा कि ऑडिट जो इसने कर रखा है वो सेटिस्फैक्टरी किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू, स्टैट्यूटरी सिस्टम्स शुड बी टेक्निकल एंड रिलायबल। तो पीयर रिव्यू का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ऑडिट परफॉर्म्ड बाय द पीयू है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो हम देख सकते हैं कि इस जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को इन्होंने फॉलो किया है, कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ मीटिंग एंड ऑडिट के लिए इनके पास प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं है, परफॉर्म जो ऑडिट किया है इस पर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स किया गया है कि नहीं किया गया है, और अल्टीमेटली ये क्या है, यूजर्स का रिलायंस एनहांस करता है ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। पीयर रिव्यू बोर्ड, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 मेंबर हो सकते हैं, एटलीस्ट 50% काउंसिल से आएंगे, बाकी 50% जो होते हैं या उससे कम जो होंगे वो आउटसाइड बॉडीज और प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स और हाई इंटीग्रेटेड एंड रेपुटेशन वाले होंगे। बट इसमें डिसिप्लिन कमेटी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, कमेटी ऑन एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड, कमेटी ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रिव्यू बोर्ड वाले मेंबर नहीं बन सकते। इसका नियमावली में बना रखा है कि डीसी के बीओडी मेंबर नहीं बन सकते, डीसी के बीओडी मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि वो पहले से ही 2 कमेटी के मेंबर हैं। पीयर रिव्यू बोर्ड के काउंसिल में चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं। तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन अपॉइंटेड बाय बोर्ड और रोटेटेड एवरी ईयर। और जो मेंबर्स होते हैं वो 2/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं 3 इयर्स और एंड ऑफ काउंसिल टर्म विच एवर, और जो 1/3 करते हैं कब, एज डिसाइड बाय द काउंसिल। मीटिंग्स कोरम 1/3 बट नॉट लेस देन 3, और उन 3 में चेयरमैन इंक्लूड होना चाहिए, चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन इंक्लूड होना चाहिए। अगर मीटिंग विदिन हाफ एन आवर शुरू नहीं हुई तो एडजर्न कर दिया जाएगा जैसा कि चेयरमैन डिसाइड करेगा। और हर 3 महीने में एक मीटिंग होल्ड होनी ज़रूरी है। रिपोर्टिंग, हर काउंसिल की मीटिंग से पहले जो रिपोर्ट है वो काउंसिल को दे दी जाएगी। 1/3 का मतलब 1 मीटिंग हेल्ड इन एवरी 3 मंथ और 1/3 बट नॉट लेस देन 3। स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू में जो असाइनमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एश्योरेंस इंगेजमेंट्स का ही हम पीयर रिव्यू कर सकते हैं, किसी और सर्विसेज का नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ पिछले 3 सालों का ही कर सकते हैं। एश्योरेंस इंगेजमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, जैसे ऑडिट्स, रिव्यू, सर्टिफिकेशन यानी CAR सर्टिफिकेशन, ऑडिट, रिव्यू, ये सारी चीज़ें एश्योरेंस इंगेजमेंट में आती हैं। और हम पीयू के सिर्फ पिछले 3 सालों के प्रीसीडिंग 3 इयर्स के एश्योरेंस असाइनमेंट्स का ही हम पीयर रिव्यू कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, जिसका हमने कहानी बना रखा है कि माल कंसल्टेंसी चाहिए तो दुम दबाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करो और टैक्स रिटर्न्स को प्रिपेयर करो, फिर टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने एज अ टैक्स एडवाइजरी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करो, या फिर एक्सपर्ट विटनेस एज एन एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिफाई करो कि क्लाइंट गिल्टी नहीं है। अब हम देखते हैं इसका कवरेज क्या है, स्कोप में कवरेज क्या क्या करते हैं। तो हमने बना रखा है इसका स्क्यूप, systems for procedure for systems and procedure for assurance services. C, compliance with the directions guidelines by council. Q, quality of reporting. P, training program for articles and staff. And E, compliance with ethical standards यानी TEPS। अब हम देखते हैं कि कंप्लायंस विद जो काउंसिल जो डायरेक्शन गाइडलाइंस होती है वो कौन कौन से इशू करती है। इसमें आता है, इसमें हमने बना रखा है एक मेंबर्स के लिए, एक आर्टिकल्स के लिए, यानी मेंबर्स के लिए और आर्टिकल्स दोनों के लिए जो काउंसिल है वो डायरेक्शन गाइडलाइन इशू करती है। मेंबर्स के लिए है फार्ट, मेंबर शुड नॉट फार्ट ड्यूरिंग द रिव्यू, फार्ट मेंबर। तो F से होता है फीस चार्ज, A से होता है नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, R से होता है रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। इसी तरीके का आर्टिकल से संबंधित है, जैसे मेंबर में रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो आर्टिकल में होगा अटेंडेंस रजिस्टर, इसमें है नंबर ऑफ असाइनमेंट्स तो उसमें होगा वर्क डायरीज, इसमें फीस चार्ज है तो उसमें होगा स्टाइपेंड पेमेंट। व्हाट आर टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, इसमें है एज पर द एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशंस ICI issues framework and preface of accounting standards on internal audit। तो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या आता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक इंगेजमेंट्स। ICI
फिर आता है डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय ICAI, जिसमें फर्दर आता है कि ICAI issued statement related to quality control of my engagement and needs my sign on it। ऐसे नहीं इशू कैसे कर दिया क्वालिटी कंट्रोल मेरे इंगेजमेंट का, और अब उसको मेरे साइन चाहिए। तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, साइन वाले में क्या है, स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स एंड NDA GPP। तो ICAI इशूज फ्रेमवर्क एंड प्रीफेस। तो फ्रेमवर्क एंड प्रीफेस दो आ गया। फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट, प्रीफेस टू स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक तो इंडेस के हिसाब से सेक्शन 133 में इंडेस, फिर AS एप्लीकेबल टू कंपनीज अदर देन कंपनीज, ठीक है। ऑन इंटरनल ऑडिट, तो इंटरनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनल ऑडिट हो गया। इससे दोबारा देखते हैं, स्टैट्यूट्स एंड रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स, फ्रेमवर्क एंड प्रीफेस। फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट, प्रीफेस टू स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट रिव्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर इंडेस एज पर सेक्शन 133, AS एज पर सेक्शन 133 एप्लीकेबल टू कंपनीज और अदर देन कंपनीज। डॉक्यूमेंट इशूड बाय ICAI ऑडिट रिलेटेड और अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड। ऑडिट रिलेटेड में स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड में स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स एंड DA GPP बाय काउंसिल। और लास्ट में स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। तो इसका क्या बना, एज पर एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशंस ICAI इशूज फ्रेमवर्क एंड प्रीफेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट। कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पीयर रिव्यू, इसमें 3 मेथड्स हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। जो इंस्पेक्शन है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट मेथड्स है, और इंस्पेक्शन इज द बेस्ट। वी कैन कॉरबोरेट द एविडेंस obtained from inspection through the inquiry and the observations. The inquiry and observation may corroborate the evidence provided by the inspection. Selection and planning. Selection and planning, अब मैं पूरा प्रोसेस एक साथ बोलता हूँ। सबसे पहले PU को नोटिफिकेशन आता है, फिर PU जो 7 दिन के अंदर अपनी लेवल बताता है कि कौन से लेवल का वो PU है, डिक्लेरेशन देता है। और फिर जो वो पैनल जो है वो 3 रिवर की लिस्ट भेजता है, पैनल ऑफ 3 रिवर भेजता है। उसमें से वो 10 दिन के अंदर एक सेलेक्ट करके इंटीमेट कर देता है, फिर वो 15 दिन, नेक्स्ट 15 दिन में इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है। और फिर जो रिव्यूअर है वो अगले 15 दिन के अंदर अपना सिलेक्शन सेलेक्ट करता है और उसको बोलता है कि भैया नेक्स्ट 15 दिन में रेडी रखना है अपने डॉक्यूमेंट्स करके, और 7 से 15 दिन में फिर ऑन साइट रिव्यू कर लेता है उसका। फिर वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट इशू करता है और सबमिशन रिप्रेजेंटेशन के लिए 15 दिन देता है, और फिर वो फाइनल रिपोर्ट रिव्यू कर देता है और 6 से 12 महीने में अपनी फॉलो ऑन रिव्यू कर लेता है एक बार। और ये सारा प्रोसेस 90 दिन में रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हमने इसमें 4 स्टेज देखे, सिलेक्शन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, फाइनल पीयर रिव्यू रिपोर्ट, यानी 5 स्टेजेस हो गए। एक चौथे में रिपोर्ट करेंगे, 5वें में फाइनल रिपोर्ट, यानी चौथे में प्रिलिमिनरी रिपोर्टिंग कहते हैं मतलब। अब हम देखते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो पीयर रिव्यू बोर्ड PU से मांगेगा। तो PRB ने एक क्वेश्चनेयर बनाया जिसमें उन एश्योरेंस क्लाइंट्स की लिस्ट मांगी जिन्होंने PU की इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के कारण PU और उसके पार्टनर्स के अगेंस्ट लास्ट 3 सालों में प्रोसीडिंग शुरू करवाए थे। पीयर रिव्यू बोर्ड यूडिन डायरेक्टरेट से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। एग्जीक्यूशन मतलब कि ऑन साइट रिव्यू में जाकर को क्या क्या करेगा। सबसे पहले तो जो जनरल कंट्रोल्स होते हैं किसी भी एंटिटी के, यानी इंटरनल कंट्रोल्स, उनके कंप्लायंस का रिव्यू करेगा। उसके बाद वो इंगेजमेंट का जो एश्योरेंस इंगेजमेंट है उनका दोबारा से देखेगा और उसमें सिलेक्शन में कोई चेंज करना है कि नहीं करना है। और फिर लास्ट में वो क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेगा। अब रिकॉर्ड्स को किस तरीके से रिव्यू करता है, वो कंप्लायंस अप्रोच अपनाता है कि सब्सटेंटिव अप्रोच अपनाता है, ये डिपेंड करेगा कि उसके जो कंट्रोल प्रोसीजर्स है उसको कैसा इशारा दे रहे हैं। कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है तो भैया सब्सटेंटिव अप्रोच करो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आप 1-2 को मतलब सैम्पल बेसिस पे भी चेक कर सकते हो। तो जो रिव्यूअर है वो जनरल कंट्रोल कंप्लायंस रिव्यू में क्या देखता है, वो ये देखता है कि ओवरऑल ऑफिस एडमिन कैसा है, स्टाफ की रिक्रूटमेंट के बाद उसका प्रोफेशनल स्किल एंड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, और उसको आउटसाइड कंसल्टेशन पर भेजने से पहले क्या उसकी इंडिपेंडेंस चेक किया जाता है कि नहीं। उसके बाद वो देखेगा कि जो सेलेक्टेड जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसको उसमें चेंज करना है कि नहीं करना है सैम्पल साइज में। फिर अगर चेंज करना है या नहीं करना है डिपेंड किस बात पे करेगा कि फर्म कितनी बड़ी है, और ये डिपेंड करता है PNB पे।
और वो काम किस तरीके से करते हैं ये डिपेंड करता है फिनेंस मिनिस्ट्री का SQC पे। फिर वो देखेगा कि रिकॉर्ड्स को किस तरीके से वो रिव्यू करेगा, कंप्लायंस से करेगा कि सब्सटेंटिव से करेगा। अगर वो कंप्लायंस से करेगा तो कंट्रोल प्रोसीजर को फॉलो करेगा एक बार। जिन एडमिन रिकॉर्ड्स का यूज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट और रिपोर्ट करने में किया जाता है उस पर सब्सटेंटिव टेस्ट परफॉर्म करने से पहले एक बार उससे रिलेटेड IC को रिव्यू करना ठीक रहेगा या नहीं। सब्सटेंटिव अप्रोच में हम एश्योरेंस इंगेजमेंट्स के वर्किंग पेपर के ऊपर फोकस करते हैं और चेक करते हैं क्या ये एज पर TEPS है या नहीं है। रिपोर्टिंग में रिपोर्ट करते हैं कि क्या जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है वो इंश्योर करता है कि जो एश्योरेंस सर्विसेज हैं वो एज पर TPES परफॉर्म करी जा रही हैं। अब हम देखते हैं मैटर्स ऑफ रिपोर्टिंग। मैटर्स ऑफ रिपोर्टिंग में वही स्टाफ रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल स्किल स्टैंडर्ड, इंडिपेंडेंस, आउटसाइड कंसल्टेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन आता है। अब फिर इसका हम देखते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्या आता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या जो सिस्टम और जो प्रोसीजर्स हैं उसमें डेफिशिएंसी है कि नहीं है, क्या वो नॉन कंप्लायंस में है, नॉन कंप्लायंस को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद जो रिव्यूअर अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाता है और भेज देता है बोर्ड को। उसके बाद PU को 15 दिन का वक्त मिलता है किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन सबमिशन इन राइटिंग में रिव्यूअर को करने के लिए। फाइनल पीयर रिव्यू रिपोर्ट। ऑन साइट रिव्यू के एंड में दो बातें होंगी, या तो PU के सिस्टम से सेटिस्फाई होगा रिव्यूअर या तो PU के सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर PU के दोनों ही केस में वो क्या करेगा कि अपनी जो पीयर रिव्यू रिपोर्ट है वो इशू कर देगा बोर्ड को और अपनी फाइंडिंग्स और रिस्पॉन्सेज जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में उसको मिले वो भी भेज देगा बोर्ड को और एक कॉपी PU को भी दे देगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो 1 साल के भीतर 1 साल के बाद जो है फॉलो ऑन रिव्यू दोबारा से करेगा और बोर्ड चाहे तो इसको कम कर सकता है लेकिन 6 महीने से कम नहीं कर सकता। और ये पूरी पीयर रिव्यू की जो प्रोसेस है वो 90 दिन इंटीमेशन से लेकर के 90 दिन तक ख़त्म हो जानी चाहिए। PU की क्या ऑब्लिगेशंस हैं, तो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो डिटेल्स फर्निश करे, क्वेश्चनेयर की डिटेल्स, कोई स्टेटमेंट जो उससे मांगी है वो दे और अदर पार्टिकुलर जो भी PRB ने मांगे हैं। उसकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो पीयर रिव्यू में हर तरीके की असिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा। जो भी उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो देगा। और किसी तरीके का उसे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो उनको उस रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सेस देगा या फिर उसको रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन अगर उसने प्रोड्यूस किया और जो मैटर है वो लेजिबल नहीं है तो उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करेगा। ऑब्लिगेशन ऑफ पीयर रिव्यूअर। पीयर रिव्यूअर का ऑब्लिगेशन है कि वो एक्सट्रैक्ट्स नहीं कर सकता, फाइल रिकॉर्ड्स में से पेजेस नहीं निकाल सकता है, वो नोट डाउन कर सकता है इंपॉर्टेंट का, यानी ही कैन नॉट टेक एक्सट्रैक्ट्स, ही कैन टेक एब्स्ट्रैक्ट्स। क्वालिफाइड असिस्टेंट, वो एक क्वालिफाइड असिस्टेंट अपने साथ ले सकता है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो या तो पार्टनर हो सकता है या पेड असिस्टेंट हो सकता है। वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए सी एक्ट के अंतर्गत। फिर उसको कॉन्फिडेंशियल का डिक्लेरेशन साइन करवाना चाहिए। वो डायरेक्ट उसका मतलब इंटरेक्शन नहीं होगा PRB या PU से। उसका नेम आपने पहले ही बता देना चाहिए पी रिव्यू करने से पहले PRB बोर्ड को। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है चारों कौन, मेंबर्स ऑफ PRB, रिव्यूअर, प्रैक्टिसिंग यूनिट और क्वालिफाइड असिस्टेंट। ऑफ जो सीक्रेसी है रिलेटेड टू प्रोसेस एंड कंडक्ट ऑफ पीयर रिव्यू, कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ये मेंटेन करके रखनी है। डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करेगा कौन करेगा, PRB मेंबर्स करेंगे और रिव्यूअर करेगा और उसका क्वालिफाइड असिस्टेंट वो करेगा और रिव्यूअर क्वालिफाइड असिस्टेंट साइन करके फाइल कर देगा PRB को। नॉन कंप्लायंस अगर आप जो सीक्रेसी प्रोविजन के साथ है उसको मिसकंडक्ट माना जाएगा CA एक्ट 1949 के अनुसार। एप्लीकेबिलिटी, लेवल 1 PU वंस इन 3 years, लेवल 2 PU वंस इन 4 years। अब लेवल 1 PU का हम देखते हैं स्टोरी। एक लिस्टेड PSU जिसका प्रीवियस ईयर में जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक लिस्टेड PSU जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी भी है जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है, वो बैंक से 50 करोड़ से ज़्यादा की बोरोइंग सैंक्शन करवाना चाहता है। तो बैंक उसके टर्नओवर को देखते हुए बोलता है कि अगर हमने आपको लोन दे दिया तो हमको अपने क्रेडिट्स का इंश्योरेंस करवाना पड़ जाएगा।
आप किसी और PFI जैसे कि किसी NBFC से जाकर के लोन ले लो। हम सिर्फ छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए लोन देते हैं। अभी सेंट्रल स्टैट्यूटरी किस किस का है, तो इसमें निमोनिक एक और है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सिर्फ बैंक की पिक ही ले सकता है। पीयर रिव्यू ऑन इंस्ट्रक्शंस रिक्वेस्ट, तो 3 जने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो ICI का सेक्रेटरी कर सकता है, कमिटी इंस्टीट्यूट की जो डिफरेंट कमिटीज़ है इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट वो भी कर सकता है, या कोई और रेगुलेटर बोले वो भी। तो एक तो ये हो गया कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे कि ICI का सेक्रेटरी, जो डिफरेंट कमिटीज़ होता है ICI के अंदर इंक्लूडिंग डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट या अदर रेगुलेटर। दूसरा प्रैक्टिसिंग यूनिट खुद कर सकता है, और तीसरा ऑडिट का जो क्लाइंट है वो बोल सकता है। तो इसको 30 रिक्वेस्ट के रिसिप्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर एक्ट करना पड़ता है। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, पीयर रिव्यू रिपोर्ट इशू करने के 3 महीने के भीतर पीयर रिव्यू बोर्ड या तो सर्टिफिकेट दे देगा या सर्टिफिकेट नहीं देगा, और नहीं देगा तो उसके रीज़न बताएगा, दे देगा तो ये बताएगा कि नेक्स्ट इसका जो ड्यू डेट है रिव्यू का वो कब है। वैलिडिटी ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, पीयर रिव्यू जो PU है वो कैन नॉट कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट हुज वैलिडिटी हैज़ एक्सपायर्ड। और अगर कहीं पे पीयर रिव्यू का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है किसी असाइनमेंट में और ये साइन कर देता है जबकि इसका एक्सपायर हो चुका है, तो जो उसका जो वो होगा, अरे वो इनवैलिड माना जाएगा अपॉइंटमेंट। और अगर जो इसलिए पीयर रिव्यू जो है वो पहले करवा लेना चाहिए सर्टिफिकेट का एक्सपायर होने से पहले, और 1 महीने पहले एक्सपायर होने के सारे जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है सबमिट करा देने चाहिए। एलिजिबिलिटी टू बी अ रिव्यूअर, CA in practice requires requisite experience and training plus declaration that he has not a conflict of interest with God। रिक्विजिट एक्सपीरियंस में अगर मेंबर प्रैक्टिस में है और वो लेवल 1 यूनिट का है तो 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस ऑडिट कंडक्ट किया होना चाहिए उसने कम से कम 7 साल का लेवल 1 एंटिटी का, या फिर अपनी एंटिटी का ऑडिट करवाना रखा होना चाहिए कम से कम 7 साल का। लेवल 2 का है तो 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए उसको। और अगर वो इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में आया है और अभी प्रैक्टिस में है करंटली, तो वो अगर वो लेवल 1 का है तो उसे 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इंडस्ट्री का प्लस 5 साल का प्रैक्टिस का। अगर लेवल 2 में है तो 10 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री का 3 साल प्रैक्टिस का चाहिए उसको। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने अपने अपॉइंटमेंट के 2 साल पहले या 2 साल बाद तक जो PU है उसका किसी भी तरीके का कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। द अप्रोच ऑफ रिव्यूअर है वो इंगेजमेंट लेटर्स का अंडरस्टैंडिंग लेगा, और एंगेजमेंट लेटर जो होता है वो प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन के रिव्यू में बहुत ही मदद करता है। कितने असाइनमेंट एश्योरेंस इंगेजमेंट्स को सेलेक्ट करना है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चनेयर में जो रिप्लाई दिया है वो किस तरीके का है, प्लस PU का साइज कैसा है। हर प्रैक्टिसिंग यूनिट का पर्टिकुलर इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होते हैं, तो रिव्यूअर को एग्जामिन करना चाहिए वो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को कंप्लाई किया गया है कि नहीं, और उनके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी चेक करना चाहिए। रिव्यूअर जो है वो कंप्लायंस प्रोसीजर और सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी फॉलो कर सकता है पूरे रिव्यू प्रोसेस में। फाइनली रिव्यूअर जब इवेल्युएट करेगा रिकॉर्ड्स को तो उसे 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला, कि उसको एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। दूसरा, अगर किसी ऑडिट के दौरान अगर PU को कोई सिग्निफिकेंट इशू मैटर प्रॉब्लम अराइज हुआ था तो PU ने उसको कैसे रिजॉल्व किया है और वो डॉक्यूमेंट वो प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो ये सारी चीज़ें जो उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या प्रॉब्लम थे, इसे सारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। और तीसरा, कि जो सिग्निफिकेंट डिसीजंस जो वो ले रहा है PU, वो जो जजमेंट जो जहाँ पे उसका प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए सिग्निफिकेंट डिसीजंस का, वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड ये सब चीज़ है कि नहीं है। यानी 3 बातें हैं कि एडिक्वेट एविडेंस ऑब्टेन किया है कि नहीं किया है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था तो उसको रिजॉल्व किया है, इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया है, और जो सिग्निफिकेंट डिसीजंस हैं और जो जहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट का यूज़ किया है उन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया है। डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू,
इसमें GIC देखेंगे कि मतलब G मतलब कि गवर्न बाय क्या है, I मतलब इंटेंशन क्या है, C मतलब कंट्रोल्ड क्या, कंट्रोल बाय क्या है।